मैं अपनी मॉम और डैड के साथ बॉस्टन में रहता था, एक ऐसे घर में जो पार्क के बिल्कुल सामने था। मेरी मॉम एक मार्केटिंग कंसल्टेंट थी और मेरे डैड एक अटॉर्नी। कुछ महीने पहले तक मॉम घर से काम करती थी और वही पूरे घर को संभालती थी, लेकिन फिर उनकी कंपनी ने उन्हें फुल टाइम ऑफिस वापस बुला लिया। लॉन्ग कम्यूट और थका देने वाले काम की वजह से उनके लिए सब मैनेज करना मुश्किल हो गया था। इसलिए उन्होंने हेल्प के लिए मिस कार्टर को हायर किया। वो एक शान से मिडिल एज्ड औरत थी जो मुश्किल से कभी धीरे से ज्यादा आवाज में बात करती थी। वो रोज आने लगी, सुबह आती और फिर शाम को जाती। शुरू में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगा। मॉम उसके काम से खुश थी। वो सफाई करती, लॉन्ड्री करती और डिनर बनाती। फिर अचानक वो मेरे साथ अजीब सा बिहेव करने लगी। वो मेरे लिए स्पेशल खाना बनाती और ऐसी चीजें बनाती जो वो कहती थी मेरी फेवरेट है, जबकि मैंने कभी उन्हें नहीं बताया था कि मुझे क्या पसंद है। वो बिना पूछे मेरा रूम ठीक कर देती, मेरी चीजें इधर उधर कर देती और सबकी जगह बदल देती। जब मैंने मॉम को इसके बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि मिस कार्टर बस मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे इस बात से खुश होना चाहिए, लेकिन मुझे वो हेल्पफुल नहीं लगा। वो दखलंदाजी लगी। मेरे पेरेंट्स के इग्नोर करने से मिस कार्टर और ज्यादा खुश हो गई। वो डिनर टेबल पर मेरे मैनर्स करेक्ट करने लगी, मुझे बताने लगी कैसे बैठना है और फोक कैसे पकड़ना है, जैसे वो मेरी पेरेंट हो। जब मैंने मानने से इनकार किया तो उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ तुम्हें उतना नहीं समझती जितना मैं समझती हूँ। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उस पर और ध्यान देना शुरू किया और नोटिस किया कि छोटे छोटे एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होने लगे थे। एक बार मेरी मॉम किचन में स्लिप कर गई और बोला कि फ्लोर वेट था, जबकि मिस कार्टर ने अभी अभी पोछा लगाया था और तब तक फ्लोर ड्राई हो जाना चाहिए था। कुछ दिन बाद मॉम को फूड पॉइजनिंग हो गई। वो 2 दिन तक बेड पर थी, उल्टी कर रही थी और कुछ खा नहीं पा रही थी। मिस कार्टर उनके लिए सूप और चाय लाती और उनका ख्याल रखती, लेकिन उस रात डिनर भी मिस कार्टर नहीं बनाया था जिस रात मॉम बीमार हुई थी। और फिर 3 दिन बाद मॉम 2nd फ्लोर बालकनी से गिरते गिरते बची जब वो सुबह कॉफी पी रही थी। वो रेलिंग पर झुकी हुई थी और रेलिंग टूट गई। उन्होंने खुद को संभाली और नहीं गिरी, लेकिन वो गिर भी सकती थी और मर सकती थी। जब डैड ने रेलिंग चेक की तो उन्होंने कहा कि वो लूज थी, जैसे बोल्ट्स किसी ने अनस्क्रू किए हों। उन्होंने उसे ठीक कर दिया और कहा शायद वो पुरानी हो गई होगी, जबकि पिछले साल ही हमने पूरी बालकनी नई बनवाई थी। मैंने सब कनेक्ट करना शुरू किया। सारे एक्सीडेंट्स मिस कार्टर के आने के बाद ही होने लगे थे और सब मॉम के साथ ही होते थे, कभी डैड या मेरे साथ नहीं हुए। मुझे यकीन हो गया कि मिस कार्टर ही इसके पीछे है और वो जानबूझकर मॉम को हर्ट करना चाहती है। तो एक शाम मैंने हिम्मत जुटाई, डैड के पास गया और उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनी, लेकिन फिर कहा कि मैं बेकार की बात कर रहा हूँ और बस चीजें इमेजिन कर रहा हूँ। मेरी बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है। मिस कार्टर एक अच्छी औरत है जो हमारी फैमिली की हेल्प कर रही है। प्रूफ के बिना किसी पर इल्जाम लगाना नहीं चाहिए, ये बहुत ही गलत बात है बेटा। मैंने बहस करने की कोशिश की, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे। उस मदर्स डे पर मॉम बहुत खुश थी। उनकी छुट्टी थी और वो कई दिनों से एक स्पेशल डिनर प्लान कर रही थी। मिस कार्टर ने कुकिंग में हेल्प की। मैं पूरे टाइम उसे देख रहा था, स्पेशली वो खाने में क्या डाल रही है, लेकिन मुझे कुछ भी अजीब नहीं मिला। डिनर बहुत ही नॉर्मल था। हमने खाना खाया, बातें की और हंसे। मेरे पेरेंट्स ने मुझे लेट तक जागने दिया ताकि मैं मूवीज देख सकूं। मॉम ने लगभग 10 बजे मुझे बेड में सुला दिया। थोड़ी देर बाद मैं सो गया। कुछ घंटों बाद मेरी आंख एक आवाज से खुली। मुझे लगा मेरे रूम में कोई है। मैंने आंखें खोली तो देखा मिस कार्टर अंधेरे में मेरे बेड के पास खड़ी थी और मुझे देखकर स्माइल कर रही थी, मुझे घूर रही थी। मैं जम सा गया। मैं हिल नहीं पा रहा था, ना चिल्ला पा रहा था। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बेहतर माँ बनकर साबित होंगी। वो मेरे और पास झुकी, मेरे गालों को सहलाया और मेरे कान में धीरे से कहा। अचानक मेरी आवाज वापस आ गई और मैंने जोर से चिल्लाया। डैड भागते हुए मेरे रूम में आए। उन्होंने लाइट ऑन की और मिस कार्टर को मेरे बेड के पास देखा। क्या हो रहा है यहाँ पर? उन्होंने उससे पूछा, जबकि चिल्लाया मैं था। फिर डैड और मिस कार्टर ने एक दूसरे को देखा। तुम इसे बता क्यों नहीं देते? वो मुस्कुरा कर बोली। डैड ने दरवाजा बंद किया और लॉक कर दिया। मेरा पेट गुदगुदाने लगा और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मिस कार्टर सिर्फ हमारी हाउस हेल्प नहीं है, वो मेरे लिए बहुत खास औरत है। हम काफी टाइम से साथ में हैं और हमने फैसला किया है कि अब बदलाव का वक्त आ गया है। तुम्हारी मॉम को जाना होगा और हम एक फैमिली बनाने वाले हैं। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। एक मिनट, वो एक्सीडेंट्स, आप भी उसमें शामिल थे? मैंने हाँफते हुए कहा। हम उसे नेचुरल दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी मॉम बार बार बच ही जाती थी। तभी मिस कार्टर मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं बेड से कूदकर दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा बंद था। मैं हैंडल जोर जोर से हिलाने लगा। डैड ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उन्हें जोर से काट लिया और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं खिड़की की तरफ भागा। वो पहले से खुली थी। नीचे बहुत लंबी छलांग थी।
लेकिन वहाँ एक पेड़ था। मिस कार्टर हाथ में लैंप लिए मेरी तरफ आ रही थी। उसकी उंगलियां मुझे टच करती उससे पहले ही मैं खिड़की के बाहर कूद गया और डाली पकड़ ली। डाली से आवाज हुई लेकिन टूटी नहीं। मैं नीचे उतर गया और मेरे हाथ चल गए। मैं जमीन पर गिरते ही भागने लगा। मुझे खिड़की से डैड के चलाने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो मेरे पीछे कूद चुके थे। मैं बिना सोचे समझे पड़ोसी के घर की तरफ भागा और दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने लगा, चिल्लाने लगा। खुशकिस्मती से वो लोग भी जाग रहे थे और उन्होंने टाइम पर दरवाजा खोला। मैं जल्दी से अंदर गया और उन्हें सब कुछ बता दिया, जबकि बाहर डैड दरवाजे पर जोर से हाथ मार रहे थे। उन्होंने 911 कॉल कर दिया। जब पुलिस आई उन्होंने मेरी मॉम को बेसमेंट में कैद पाया। उनके सर पर एक पॉली बैग कसकर बांधा हुआ था। वो मुश्किल से सांस ले पा रही थी। मेरे डैड और मिस कार्टर भाग चुके थे। मैं बाहर खड़ा एम्बुलेंस को देख रहा था जो मॉम को लेकर जा रही थी। पुलिस अभी तक मेरे डैड या मिस कार्टर को नहीं ढूंढ पाई थी। अब 9 महीने बीत चुके हैं और मिस कार्टर मेरे लिए मायने नहीं करती। मेरे दिमाग में सिर्फ डैड थे। वो गायब हैं और किसी को नहीं पता वो कहां पर हैं। लेकिन वो वही इंसान थे जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था और आखिर में वो एक ऐसे इंसान निकले जिसे मैं बिल्कुल जानता ही नहीं था। वो एक अलग ही इंसान थे। मैं कोलंबस ओहायो में अपनी माँ के साथ बड़ा हुआ। वो एक केमिस्ट है। मेरे डैड मिलिट्री में थे, लेकिन जब मैं सिर्फ 1 साल का था तब उनका देहांत हो गया। इसलिए जब से मुझे याद है बस हम दोनों ही थे। हालांकि मैं 15 साल का हो चुका था, फिर भी मेरी मॉम मुझे ऐसे ट्रीट करती थी जैसे मैं कोई छोटा बच्चा हूँ, जैसे हर समय स्पून फीड करने और लगातार नजर रखने की जरूरत हो। वैसे मैं उन्हें ब्लेम भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी बीमार रहा था। बचपन से ही मुझे बहुत सारी जानलेवा एलर्जीज थी, जैसे कि पीनट्स, डेयरी, ग्लूटेन, यहाँ तक कि शेलफिश भी। ऐसा लगता था जैसे हर चीज मुझे मारना चाहती हो। मैं हर जगह एपिपेन लेकर जाता था और सिर्फ वही खास एलर्जी फ्री खाना खा सकता था जो मॉम बनाती थी। मैं रेस्टोरेंट्स नहीं जा सकता था, ना ही फ्रेंड्स के साथ स्कूल ट्रिप्स पर या उनके घर खाना खा सकता था। लेकिन वही मेरी नॉर्मल लाइफ थी। उस साल जैसे जैसे मदर्स डे करीब आ रहा था, मॉम और भी ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गई। वो स्कूल ले जाने के लिए सारा खाना पैक करने लगी। हर रात सोने से पहले मेरा रूम चेक करती और सुबह मेरा बैग पैक तक देखती। मुझे बुरा नहीं लगता था। मुझे पता था वो मुझसे प्यार करती हैं और बस मेरी केयर करना चाहती हैं, और कुछ नहीं। फिर उस फ्राइडे मैंने गलती से एक ना खाने वाली चीज़ खा ली। मेरा बेस्ट फ्रेंड जेक कुकीज़ लाया था जो उसकी मॉम ने बनाई थी। अरे यार बस एक बाइट लेना। अरे कसम से जन्नत है ये। मुझे पता है यार, लेकिन मैं नहीं खा सकता, तू जानता है ना। क्या बोल रहा है तू? इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो तू नहीं खा सकता। सिर्फ ओट्स है और हनी है, सारा का सारा होममेड है। सच में? तू श्योर है ना? मतलब मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ। अरे पक्का यार, कम ऑन, खाना इसे, ट्राई कर। तो मैंने वो खा लिया। जब मैं कुकी निकल चुका था, जेक ने तब कैजुअली बताया कि उसकी मॉम ने उसमें ग्लूटेन और थोड़ा डेयरी भी डाला था। मैं फौरन घबराने लगा। मुझे लगा अभी मेरा गला बंद हो जाएगा और दाने निकल आएंगे। लेकिन हैरानगी की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं बिल्कुल ठीक था। मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। शायद ये इंग्रेडिएंट्स वाकई मेरे लिए ठीक थे, शायद मैं अपनी एलर्जीज को लेकर गलत था। मैंने चीज़ों को ध्यान से नोटिस करना शुरू किया। आखिरी बार मुझे सच में रिएक्शन कब हुआ था मुझे याद ही नहीं आया कि ऐसा कब हुआ मेरे साथ। मेरे सारे सिम्टम्स सिर्फ घर पर ही शुरू होते थे, जबकि मैं ठीक वही कर रहा था जो मॉम कहती थी। स्कूल में या बाहर कहीं भी ऐसा कुछ नहीं होता था। फिर भी श्योर होने के लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया और मॉम के पैक्ड लंचेस खाना बंद कर दिया। मैं वो लंच फेंक देता और कैफेटेरिया का खाना खाता। उसमें डेयरी और ग्लूटेन भरा होता था, लेकिन उससे मुझे कुछ नहीं हुआ। बल्कि एक हफ्ते बाद मैं सालों से बेहतर महसूस करने लगा। ज्यादा एनर्जी और कम पेट दर्द। तभी डर धीरे धीरे मेरे अंदर आने लगा। मैं सच को मना करना चाहता था, लेकिन डाउट्स दिमाग से जा ही नहीं रहे थे। पर इस वीकेंड जब मॉम कॉस्ट को गई थी, मैं चुपके से किचन में गया और कैबिनेट चेक करने लगा। लेबल्स पढ़ रहा था, इंग्रेडिएंट्स देख रहा था। तभी मुझे पेंट्री के पीछे सीरियल बॉक्सेस के पीछे छुपी हुई कुछ मेडिसिन बॉटल्स मिली। मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। लेबल्स पर कुछ अजीब केमिकल नेम्स थे जिन्हें मैं नहीं पहचानता था, और ये उन प्रिस्क्राइब्ड दवाइयों के नाम भी नहीं थे जो मुझे डॉक्टर विजिट्स में याद थे। तो वो मेरी मेडिसिन नहीं हो सकती थी। मैंने फ़ोन से फोटोज ली और ऑनलाइन सर्च किया, और जो मुझे पता चला उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। वो एक स्लो पॉइजन था, ऐसा पॉइजन जो किसी इंसान को लगातार बीमार रखता लेकिन मारता नहीं। उसके सिम्टम्स बिल्कुल वही थे जो मुझे पूरी जिंदगी होते आए थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। उल्टी आने जैसी फीलिंग हो रही थी। मेरी अपनी मॉम मेरे साथ ही कर रही थी, लेकिन क्यों? कोई अपनी ही औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने सब कुछ वैसे ही वापस रख दिया जैसे मिला था और चुप रहा। मैं पहले अपने दिमाग में आए हर ख्याल को क्लियर करना चाहता था। मुझे सच जानना था।
मदर्स डे आ चुका था। मॉम ने पैनकेक्स, एग्स और बेकन के साथ बड़ा ब्रेकफास्ट बनाया। टेबल पर हर डिश मेरी फेवरेट थी। वो मुस्कुरा रही थी जब उन्होंने प्लेट मेरी सामने रखी। खाओ ना स्वीटहार्ट, मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। मैंने खाने से नजर हटाकर उनकी तरफ देखा। मुझे भूख नहीं है। मैंने ट्रे दूर कर दी। उनकी मुस्कान फीकी पड़ गई। तुम्हें खाना ही होगा, तुम्हें ताकत चाहिए ना। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। वो मुझे घूरने लगी और उनकी आंखों से सारी वार्मथ गायब हो गई। उसी पल मुझे समझ में आ गया कि उन्हें पता चल चुका है कि मैं उनका सीक्रेट जान चुका हूँ। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुमने मेरे लंचेस खाना बंद कर दिया ना? वो हल्का सा हंसी। मैंने ना माना ना ही इनकार किया। और तुम बेटर फील कर रहे हो? हाँ, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, जिससे मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि आखिर मुझे इतने सालों से बीमार कौन कर रहा था। मैंने सोचा वो गुस्से में फट पड़ेंगे, लेकिन उनका चेहरा बिल्कुल शांत रहा। तुम्हें ये पता नहीं चलना चाहिए था डैनिया। क्यों? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब तक तुम्हें मेरी जरूरत थी तब तक तुम सबसे सेफ थे, लेकिन तुम बड़े हो रहे थे, इंडिपेंडेंट बनना चाहते थे। मैं ऐसे होना नहीं दे सकती थी। तुम्हें मेरा ही रहना था। मेरे पास सिर्फ अब तुम ही बचे हो। मैं धीरे धीरे टेबल से पीछे हटने लगा। आप बिल्कुल पागल हैं। मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम हमेशा मेरे छोटे बच्चे रहोगे। मैं वहां से जितना दूर जा सकता था जाना चाहता था, लेकिन मैं सिर्फ 3 सीढ़ियां ही चढ़ पाया। तभी सब कुछ घूमने लगा। मेरा सर घूमने लगा और मेरे पैर जवाब दे गए। मैं जमीन पर गिर पड़ा। ना हिल पा रहा था, ना सोच पा रहा था। आपने क्या क्या किया है? मैं कहना चाहता था, लेकिन मेरा मुंह ठीक से काम नहीं कर रहा था। वो मेरे पास आई, घुटनों के बल बैठी और धीरे से मेरा चेहरा छुआ। मुझे पता था कि एक दिन तुम मेरा खाना खाना बंद कर दोगे, इसलिए मैंने तरीका बदल दिया। मैंने उसे तुम्हारे टूथपेस्ट में मिला दिया, तुम्हारे शैम्पू में और बॉडी वॉश में भी। कई दिनों से वो तुम्हारी स्किन से ही अंदर जा रहा था। मैं हिलने की कोशिश करता रहा, लेकिन नहीं कर पाया। उन्होंने मेरा सर अपनी गोद में रखा और बालों पर हाथ फेरने लगी। इससे लड़ो मत मेरे बच्चे, तुम जानते हो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम मेरे साथ सेफ रहोगे, हमेशा सेफ रहोगे। कमरे में धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। मुझे उनकी वही लोरी सुनाई दे रही थी जो वो मुझे बचपन में सुनाती थी। हैप्पी मदर्स डे, अब तुम हमेशा के लिए मेरे हो। पोर्टलैंड पिछले 20 सालों से मेरा घर रहा है, जब से मेरे पति माइक और मैं शादी के बाद इस घर में रहने आए थे। इस घर ने हमारी फैमिली लाइफ का हर चैप्टर देखा है। हमारी इकलौती बेटी सारा के पहले कदमों से लेकर उसके 16 साल की उम्र में उसे उसकी पहली कार की चाबियां देने तक। लेकिन हाल ही में हम आखिरकार इतना पैसा जोड़ पाए कि घर में एक और बेडरूम बनवा सके। इसका मतलब था कि अब हम माइक का वो सपना पूरा कर सकते थे जो उसने पूरी जिंदगी देखा था, फॉस्टर पेरेंट्स बनना और किसी बच्चे को वो सुरक्षित और स्थिर घर देना जो उसे खुद कभी नहीं मिलता। मदर्स डे से एक हफ्ते पहले सोशल वर्कर का फोन आया। उसने कहा कि उसके पास एक लड़की है जिसे तुरंत प्लेसमेंट की जरूरत है। उसका नाम एमा था और वो 15 साल की थी। वो थोड़ी शर्मीली और शांत है। वो कई फॉस्टर होम्स में रह चुकी है, लेकिन कहीं पर एडजस्ट नहीं कर पाई क्योंकि वो बहुत कम बोलती है, समझते हो ना? माइक ने तुरंत ही हाँ कह दिया। एमा मंगलवार को हमारे घर आ गई। वो धीरे बोलने वाली और ज्यादा खोलना या बात करने वाली नहीं लग रही थी। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा बैकपैक था जिसमें उसकी सारी चीजें थी। उसकी आंखों में जो उदासी थी उसने मेरा दिल तोड़ दिया था। सारा बहुत एक्साइटेड थी कि अब उसकी एक बहन होगी। उसने एमा को पूरा घर दिखाया और उसे सेटल होने में मदद की। एमा बस हल्का मुस्कुराती और सर हिलाती रही, लेकिन कुछ ज्यादा बोली नहीं। वो हर चीज को बस ध्यान से देखती रहती, जैसे उसे डर हो कि कहीं वो कुछ गलत ना कर दे। हफ्ते के आखिर तक एमा घर में अच्छी तरह एडजस्ट होती दिख रही थी। वो डिशेस में मदद करती, चुपचाप अपना होमवर्क करती और कभी कोई परेशानी नहीं खड़ी करती। खासकर वो मेरे काफी करीब आ गई थी और जब मैं खाना बनाती थी तो किचन में मेरे साथ बैठती थी। वो रेसिपीज और हमारी फैमिली के बारे में सवाल पूछती थी। वो बहुत स्वीट और शुक्रगुजार लगती थी कि उसे यहाँ जगह मिली। और तभी मैंने उसके बारे में छोटी छोटी चीजें नोटिस की जो पहले मैंने नोटिस नहीं की थी। एमा सारा को एक अजीब गौर करने वाले तरीके से देखती थी, जैसे वो उसकी हर छोटी चीज पढ़ रही हो। वो कैसे चलती है, कैसे बात करती है, यहाँ तक कि कैसे कपड़े पहनती है। एक दिन मैंने एमा को सारा का स्वेटर पहने देखा। सारा ने उसे वो स्वेटर दिया नहीं था, एमा ने खुद ही ले लिया था। जब मैंने इस बारे में पूछा तो एमा ने तुरंत माफी मांगी और कहा कि उसे लगा बोरो करना ठीक है। मैंने बात जाने दी और बस कहा कि अगली बार पूछ लिया करें, लेकिन ये वहीं नहीं रुका। जल्द ही एमा सारा की आदतें भी कॉपी करने लगी। जब मैंने माइक को ये बताया तो उसने बस कंधे उचकाए और कहा कि नॉर्मल टीनेज बिहेवियर है और कुछ भी नहीं है। फिर मदर्स डे आया। हम सब एक छोटी सी सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे थे। सारा ऊपर अपने कमरे में तैयार हो रही थी। एमा किचन में मेरे साथ पैनकेक्स बनाने में मदद कर रही थी और माइक टेबल सेट कर रहा था। तभी ऊपर से एक जोरदार
गिरने की आवाज आई और साथ ही में कान फाड़ देने वाली चीख। हम सब दौड़ पड़े। सारा सीढ़ियों के नीचे पड़ी हुई थी। वो गिर चुकी थी और हिल नहीं रही थी। हमने तुरंत 911 पर कॉल किया। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस आ गई। सारा बेहोश थी। वो उसे हॉस्पिटल ले गए। माइक उसके साथ चला गया, जबकि मैं घर बंद करने और सामान लेने के लिए पीछे रुक गई। मैं पूरी तरह भूल चुकी थी कि एमा अभी भी वहीं थी, लिविंग रूम में खड़ी हुई थी। एमा, क्या देख रही हो? चलो, मैंने कार की चाबी उठाते हुए कहा। लेकिन एमा बस डाइनिंग रूम में गई और सारा की कुर्सी पर बैठ गई, वही कुर्सी जिस पर सारा हर खाना खाने के टाइम बैठती थी। एमा, उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। क्या मैं आपको मॉम बुला सकती हूँ? क्या? मॉम, क्या मैं आपको ऐसे बुला सकती हूँ? सही लगता है ना? मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। एमा, हमें हॉस्पिटल जाना है। सारा को चोट लगी है, तुम्हें पता है ना? मुझे पता है, मुझे खुशी हुई, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं सीढ़ियों के पास गई और उन्हें ध्यान से देखने लगी। पहले तो कुछ अजीब नहीं दिखा। फिर मैंने शुरुआती कुछ सीढ़ियों को हाथ से छुआ। ऊपर से तीसरी सीढ़ी पर साबुन की एक बहुत पतली, लगभग ना दिखने वाली लेयर लगी हुई थी। मैंने मुड़कर एमा की तरफ देखा। वो ठीक मेरे पीछे खड़ी थी। ये सब तुमने किया है ना? तुमने सारा को गिराया था? लेकिन बुरा महसूस करने या इनकार करने के बजाय एमा खुशी से मुस्कुराई और खिलखिलाने लगी। मुझे यहाँ अपनी जगह बनानी थी, अब वो मेरे रास्ते में आ रही थी। मैं पीछे हट गई। तुम पागल लड़की हो। मैं बस एक असली फैमिली चाहती हूँ और अब मेरे लिए जगह बन चुकी है। मुझसे दूर रहो। लेकिन अब आप मेरी मॉम हैं। अब उसकी आवाज और भारी और गुस्से से भरी हो गई। आपको मुझसे प्यार करना चाहिए, मेरा ख्याल रखना चाहिए। सारी माएं यही करती है ना? अब वो और गुस्से में बोलने लगी थी। उसकी आवाज भारी होती जा रही थी। वो अचानक मेरी तरफ झपटी और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी उम्मीद से ज्यादा ताकतवर थी। हम हाथापाई करते हुए जमीन पर गिर पड़े। एमा अपने हाथों से मेरा गला दबाने लगी। मैं ना सांस ले पा रही थी, ना चीख पा रही थी। मैंने उसकी रिस्ट्स पकड़कर हटाने की कोशिश की। हम फ्लोर पर लुढ़कते हुए कॉफी टेबल से टकराए। तभी मैंने एक लैंप उठाया और उसकी तरफ घुमा दिया। वो एमा के सर पर लगा और वो मुझसे दूर जा गिरी। मैं जल्दी से उठी और दरवाजे की तरफ भागी। एमा उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे से खून बह रहा था, लेकिन वो किसी पागल इंसान की तरह हंस रही थी। आप नहीं जा सकती, अब मैं आपकी बेटी हूँ। मैंने दरवाजा खोला और बाहर भागी। वो मेरे पीछे दौड़ पड़ी। मैं पड़ोसी के घर तक भागी और जोर जोर से उनका दरवाजा पीटने लगी। उन्होंने दरवाजा खोला और मेरे पीछे खून से लथपथ एमा को देखकर तुरंत पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस आई और उसे अपने साथ ले गए तो उसने कुछ नहीं किया, वो बस मुस्कुराती रही। उसके बाद मैं हॉस्पिटल गई। सारा ठीक थी। उसका हाथ टूट गया था और सर पर चोट लगी थी, लेकिन वो रिकवर कर जाएगी। मेरे पति ने मुझे पकड़ा जबकि मैं रोते हुए उन्हें सब कुछ बता रही थी। पुलिस ने बताया कि एमा पहले भी दूसरे फॉस्टर होम्स में ऐसा कर चुकी थी। वो दूसरे बच्चों को हर्ट करती थी और उनकी जगह लेने की कोशिश करती थी। इसी वजह से वो सालों से एक घर से दूसरे घर भेजी जा रही थी। उन्हें हमें वार्निंग देनी चाहिए थी। एक हफ्ते बाद हम घर लौटे। सारा को डिस्चार्ज मिल गया था और हम साथ में घर के अंदर आए। सारा सीधे अपने कमरे में गई, जहां एमा का बैकपैक अभी भी बेड पर रखा हुआ था। उसकी गिरफ्तारी के बाद हमने कभी वो बैग चेक नहीं किया था। सारा ने उसे खोला। अंदर हमारी फैमिली की दर्जनों तस्वीरें थी, लेकिन हर एक तस्वीर में सारा का चेहरा खरोंच कर मिटा दिया गया था। कुछ तस्वीरों में एमा ने उसकी जगह अपना चेहरा चिपका दिया था।